हम लोग सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन दोनों वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताया गया है। तो आज का जो यह वाला वीडियो है, यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आज हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। यह सरकार को प्रभावित कर किस प्रकार से सत्ता के साझेदारी में भाग लेता है। यह वाला प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब भी यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि लघु उत्तरीय में ही पूछा जाएगा। लेकिन लघु उत्तरीय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, लेकिन इसके पहले एक बेसिक लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इस प्रकार से समझिए, जैसे आप लोगों के गांव में चुनाव होता होगा, चाहे किसी भी चीज़ का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, मुखिया सरपंच, चाहे कोई भी चुनाव हो। देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वोट काटते हैं। वोट काटते हैं कहने का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि फलना नेता को हम जीतने नहीं देंगे, उसका वोट हम काटेंगे, चाहे हम जीतें या ना जीतें, चाहे उसका 10 वोट काहे ना काटें, लेकिन उसका वोट हम काटेंगे जरूर। इस प्रकार से कुछ लोग बातचीत करते हैं। तो इसी को दबाव समूह बोला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं कि दबाव समूह क्या होता है। देखिए, कह रहा है कि व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझा रहता है। यानी कि हमेशा उलझा रहता है किस चक्कर में, तो लाभ के उद्देश्य में। यानी कि हानि उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब भी होना चाहिए तो लाभ ही होना चाहिए, और वैसे व्यक्तियों को ही दबाव समूह बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दबाव समूह कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तियों का वैसा समूह जो हमेशा लाभ के उद्देश्य से आपस में उलझे रहते हैं, उसे ही दबाव समूह बोला जाता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि दबाव समूह में सामाजिक विभाजन जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है। यानी कि दबाव समूह कैसे उत्पन्न होता है, तो सामाजिक विभाजन के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, भाषा के आधार पर होता है, और धर्म के आधार पर भी यह चीज उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को सत्ता की साझेदारी में पहचान नहीं मिलती है, फिर भी सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है, जिसे अभी हम आपको बताए कि वोट काटने का काम करती है, उसी को बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है। यह चुनाव खुद नहीं लड़ता और न ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल और सरकार को प्रभावित कर देता है। जैसे अभी हम आपको बताए कि जो वोट कटवा होता है, जिसको गांव घर में वोट कटवा बोलते हैं, वह खुद खड़ा नहीं होता, न ही वह इलेक्शन में चुनाव लड़ता है, लेकिन फिर भी वह वोट काट करके सरकार को प्रभावित करता है, राजनीतिक दल को या फिर सरकार को प्रभावित कर देता है, जिससे किसी देश का विकास रुक जाता है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का भी वोट काट दे, अगर मान लिया जाए कि उसी के वोट काटने से उस व्यक्ति का हार हो जाता है, किसी राजनीतिक दल का हार हो जाता है, और यदि मान लिया जाए कि वह व्यक्ति बढ़िया था, वह व्यक्ति विकास करने वाला था, तो जाहिर सी बात है कि अब उस देश का विकास रुक जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दबाव समूह। तो उम्मीद करते हैं कि दबाव समूह कहने का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जब भी यह पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए
अब हम लोग समझते हैं अगला नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं जो भारत के लिए आवश्यक हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लिखित संविधान। आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर क्या है, लिखित संविधान। और कह रहा है कि लिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम को अलग अलग बांट करके समस्या को हल किया जाता है। यानी कि जो भी काम होते हैं उसे केंद्र सरकार में और कुछ राज्य सरकार में अलग अलग बांट दिया जाता है। और विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान जो है वह भारत देश का ही है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, आगे भी यदि आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहां पर भी प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान किस देश का है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का ही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताए लिखित संविधान। और लिखित संविधान में हम आपको बताए कि कुछ काम केंद्र सरकार को और कुछ काम राज्य सरकार के बीच बांट दिया जाता है, इसी को लिखित संविधान के अंतर्गत रखा जाता है। और भारत जो है, भारत का जो लिखित संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद दूसरा है कठोर संविधान। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता, इसे संघीय सरकार द्वारा विशेष नियम से किया जाता है, जिसे आप लोग बोलते हैं कि कैबिनेट में पास किया जाना। जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगा तब तक कोई भी नियम कानून नहीं चेंज होगा, उसी को बोला जा रहा है कठोर संविधान। इसमें कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भाजपा की सरकार है, और यदि भाजपा वाला सरकार सोचे कि हम अपने हित में कोई संविधान बना लेते हैं, तो कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कैबिनेट से पास ही नहीं होगा। तो यहां पर कठोर संविधान काम करता है कि जिससे कोई भी सरकार अपने हित में संशोधन नहीं कर सकता है, इसे संघीय सरकार द्वारा विशेष नियम से संशोधन किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट कठोर संविधान आप लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। आप लोग जानते हैं कि जो न्यायपालिका होती है वह स्वतंत्र होती है। यदि आप लोग न्यायपालिका कहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इस प्रकार के जितने सारे भी कोर्ट होते हैं जिसमें जज न्याय करते हैं, उसी को न्यायपालिका बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी के दबाव में इस न्यायपालिका कार्य नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का दबाव है तो हाई कोर्ट वाला उसके पक्ष में फैसला कर देगा। वह बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के पक्ष में भी फैसला कर सकती है, जिसका गलती नहीं होगा उसके पक्ष में फैसला होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है। कह रहा है कि संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होती है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के द्वारा उसे दंड दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर मारपीट हो जाता है, यानी कि संविधान का उल्लंघन हुआ, क्योंकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मारपीट करना है, किसी का सर फोड़ देना है, किसी का मर्डर कर देना है, लेकिन वहां पर संविधान का उल्लंघन होता है। तो वैसे स्थिति में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और गलती करने वाले को दंड भी देती है, तथा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गलत काम करने पर रोक लगाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार है तो वह गलत काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं। चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कोई भी अगर गलत काम करता है तो न्यायपालिका उसके विरुद्ध में एक्शन लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका भी आप लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के यही 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला लिखित संविधान, दूसरा कठोर संविधान और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं, लिखित संविधान, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या प्रभाव है। और यह वाला प्रश्न पूछा भी गया है, आपके लिए VVI भी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 3 या 4 प्रश्न ही शेष और बच गए हैं, जो कि इस चैप्टर में अभी बाकी हैं। इसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिए,
रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था वह 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है, तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता से, या फिर इसी क्वेश्चन को उलट करके पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दे देगा तो वहां पर आपको पंचायती राज व्यवस्था सही ऑप्शन लगाना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा इसका गठन कब हुआ था, 1957 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ वह 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था, जिसकी शुरुआत पहली बार नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहां शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में इसका सबसे पहले शुभारंभ किया गया था। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जबकि दूसरा प्रयोग जो हुआ वह आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। तो यहां से आप लोग दोनों डेट को ध्यान रखिएगा, एक हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और दूसरा हुआ 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों में 9 दिन का ही सिर्फ फर्क है, एक 2 अक्टूबर और दूसरा है 11 अक्टूबर, यानी कि बीच में 9 दिन का फासला है। 2 अक्टूबर को राजस्थान में हुआ था, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था। हम आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझा रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और सबसे पहले इसका गठन कहां हुआ था और बिहार में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार की महिला को, सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिला को, क्योंकि यहां पर बिहार के बारे में चर्चा हो रहा है, तो बिहार की महिला को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दे दिया गया। यहां से भी बार बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट जो है वह आरक्षित है, और सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 50%। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पंचायती राज में अगर मान लिया जाए कि कोई जॉब का वैकेंसी निकलता है, अगर मान लिया जाए कि उसमें 1000 सीट है, तो समझ जाइए कि 1000 में 50% यानी कि 500 सीट जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, यानी कि रिजर्व रहेगा। यानी कि बिहार के पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया गया और इसका जो गठन हुआ वह 3 स्तर पर किया गया था। पंचायती राज में जो गठन हुआ वह 3 स्तर पर हुआ। सबसे पहले हुआ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यानी कि जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ, ग्राम स्तर पर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, कह रहा है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि हर एक जो जिला है उसमें बहुत सारे पंचायत होते हैं और पंचायत में प्रत्येक 5 वर्ष पर मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, इस प्रकार से चुनाव होते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। यह सबसे निचला स्तर है, ठीक है, पंचायती राज का यह सबसे निचला स्तर है, लेकिन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत को सबसे निचला स्तर जरूर माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला जो है वह ग्राम पंचायत को ही माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में जो पंचायती राज का जो गठन हुआ वह 3 स्तर पर हुआ। पहला हुआ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के बारे में तो हम आपको समझा दिए। उसके बाद दूसरा हुआ प्रखंड स्तर पर और उसके बाद तीसरा हुआ जिला स्तर पर। तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पार्षद। तो चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान जो होता है वह प्रमुख होता है या फिर बीडीओ होता है, जिसको आप लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते होंगे कि प्रखंड, जिसको कि अंचल भी बोला जाता है और अंग्रेजी में ब्लॉक बोलते हैं, तो ब्लॉक का प्रधान कौन होता है, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो यहां पर आप लोग इसको जरूर जानते होंगे, इसे बस ध्यान रखिएगा कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है
और इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है या फिर बीडीओ होता है। और ध्यान रखिएगा, बिहार में 5000 की आबादी पर मतदाताओं द्वारा एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। 5000 की आबादी पर मतदाताओं द्वारा अपना एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। इसे ही हम लोग प्रमुख बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला होता है जिला स्तर। जिला स्तर पर जो गठन हुआ वह जिला पार्षद का गठन हुआ। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जिला पार्षद का गठन करने के लिए कम से कम 50,000 की आबादी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर जिला पार्षद का गठन किया जाता है, जो सबसे बड़ी इकाई होती है पंचायती राज व्यवस्था का। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके गठन के लिए जिले के 50,000 की आबादी होना जरूरी है। यानी कि जब एक जिले की आबादी 50,000 हो जाता है तो वहां पर जिला पार्षद का गठन कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं, तीनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहला हम आपको बताए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा बताए प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा बताए जिला स्तर पर जिला पार्षद। तो यह वाला प्रश्न जो है वह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न है। तो यदि आप लोग सेम इसी तरह से परीक्षा में यदि आप लोग लिख देते हैं तो समझिए कि 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन अटैच किया गया था कि पहला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है और दूसरा बिहार में इसका क्या प्रभाव है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में भी हम आपको बता दिए कि 1957 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही हुआ था। उसके बाद हम आपको बताए कि सबसे पहले इसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। उसके बाद दूसरा प्रयोग जो किया गया वह 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में किया गया। और बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम आपको बताए कि बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। और इसका जो गठन हुआ बिहार में वह 3 स्तर पर हुआ। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जिसका प्रधान प्रमुख या बीडीओ होता है, और जो ग्राम पंचायत होता है इसका प्रधान मुखिया होता है, और तीसरा बताए जिला स्तर। तो जिला स्तर पर जो प्रमुख होता है यानी कि जिला स्तर का जो प्रधान होता है वह जिला पार्षद होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत के अंगों एवं कार्यों को लिखें। ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है ग्राम रक्षा दल। इसमें वैसे लोगों के समूह को शामिल किया जाता है जिसका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष का हो तथा स्वस्थ हो एवं बुलंद हो। यानी कि जो आदमी हो वह बिल्कुल युवा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह रात को पहरा देना होता है तथा कई प्रकार के आपदा से बचाना होता है। और सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हम आपको बताए ग्राम रक्षा दल। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गांव के रक्षा करने वाला दल जिसे हम लोग ग्राम रक्षा दल बोलते हैं। तो सबसे पहला तो आप लोग ग्राम रक्षा दल समझ लिए। उसके बाद दूसरा होता है ग्राम सभा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सभी स्त्री और पुरुष जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होता है वह सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक मुखिया के द्वारा बुलाया जाता है वर्ष में कम से कम 4 बार। यानी कि ग्राम सभा का जो बैठक होता है वह वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कम से कम 4 बार यानी कि 3 महीना पर एक बार जरूर होना चाहिए। और इसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। यानी कि मुखिया के द्वारा ही यह सभा बुलाई जाती है जिसका नाम होता है ग्राम सभा। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर के जितने सारे भी व्यक्ति हैं वो सभी लोग जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है मुखिया। मुखिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि मुखिया के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि हर एक पंचायत में मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड सदस्य होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मुखिया क्या है। ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों के द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। वयस्क नागरिक बोले तो जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, उसके द्वारा ही, वोट के द्वारा ही मुखिया का चुनाव होता है। यह ग्राम सभा का अध्यक्षता करता है। इसका कार्यकाल
कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी कि जो ग्राम सभा होता है उसका अध्यक्षता मुखिया ही करता है और मुखिया का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। यानी कि हर 5 वर्ष के बाद मुखिया का चुनाव होता है, जिसमें वयस्क जो मतदाता होते हैं पंचायत का वह अपने मुखिया का चुनाव करते हैं। जिसका ज़्यादा वोट पड़ता है वह मुखिया बन जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि मुखिया का कार्य क्या क्या होता है, मुखिया कौन कौन से कार्य कर सकता है। तो खैर यह सभी बात तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि मुखिया का काम क्या होता है। तो देखिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना, यानी कि पंचायत में कौन कौन सा काम होगा, कहाँ पर पंचायत में विकास करना है, इसके लिए बजट बनाना और वार्षिक योजना बनाना कि हाँ एक वर्ष में इतना काम जरूर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना। मान लिया जाए कि पंचायत में किसी प्रकार का कोई आपदा आ गया तो वैसे स्थिति में मुखिया सहयोग करेगा। उसके बाद सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। मान लिया जाए कि कहीं पर जैसे मंदिर बन रहा है तो मंदिर सामुदायिक काम हो गया, समाज के सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, तो वहां पर उसका साथ कौन देगा? मुखिया देगा। तो मुख्य रूप से आप लोग 3 कार्य इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर अब आप लोग मुखिया के बारे में समझ गए, ग्राम सभा के बारे में समझ गए और ग्राम रक्षा दल के बारे में समझ गए। और यह तीनों जो हो गया वह ग्राम पंचायत के अंग हो गया। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के अंगों एवं कार्यों के बारे में लिखें तो आप लोग अब बड़े आराम से लिख लेंगे। सबसे पहला ग्राम रक्षा दल, दूसरा ग्राम सभा और तीसरा मुखिया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। तो अब हम आपको बताते हैं कि ग्राम कचहरी का गठन कैसे होता है एवं इसका शक्ति कौन कौन सा है, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है जो ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है। जैसे अभी तो ग्राम पंचायत का न्यायालय बंद हो गया, पहले क्या होता था कि लोग कोर्ट कचहरी में नहीं जाते थे। अगर मान लिया जाए कि गांव में किसी का झगड़ा हो जाता है किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वह ग्राम कचहरी में ही जाते थे। वहां पर मुखिया ये सभी मिल करके फैसला कर देते थे कि हाँ तुम्हारा गलती है, तुमको यह दंड मिलना चाहिए। लेकिन अब तो कोर्ट कचहरी होता है, ठीक है। अब लोग कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से भी नहीं पूर्ति होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। लेकिन पहले कचहरी ही चलता था, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है जो ग्राम पंचायत का न्यायालय होता है, यानी कि एक पंचायत का न्यायालय होता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत के प्रभारी को सरपंच कहा जाता है। वहां पर फैसला कौन सुनाता था? तो सरपंच सुनाता था। अभी भी कहीं कहीं पर आप लोग देखते होंगे कि अगर गांव में झगड़ा होता है, कहीं पे लड़ाई होता है, तो लोग सरपंच के पास जाते हैं या फिर सरपंच आकर के फैसला करता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये गलती है, तुमको यह दंड मिलना चाहिए। अगर जमीन का विवाद है तो वह सरपंच आकर के सुलझाते भी हैं कि हाँ इधर उसका जमीन है, इधर उसका जमीन है, तुम इसमें नाजायज कर रहे हो। यानी कि सरपंच जो होता है वह फैसला करता है और जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। आप लोग तो यह वाला बात भी जानते होंगे कि सरपंच का जो चुनाव होता है वह मुखिया के साथ ही होता है, यानी कि इसका भी जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। और यदि हम लोग सरपंच के शक्ति के बारे में बात करें तो इसे दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि यह फौजदारी भी कर सकता है, यानी कि किसी का रक्षा भी कर सकता है और लोगों को न्याय भी कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह वाला प्रश्न यानी कि ग्राम कचहरी का गठन कैसे हुआ, यानी कि ग्राम कचहरी के गठन के बारे में और शक्ति के बारे में वर्णन करना था, यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न समझते हैं कि नगर परिषद क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। चलिए तो नगर परिषद के बारे में आपको बताते हैं और नगर परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बाद सिर्फ एक प्रश्न या फिर 2 प्रश्न और शेष बच गया है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके बाद हम आपको नगर निगम के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके परीक्षा में अधिकांश बार नगर निगम के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले नगर परिषद समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नगर निगम भी समझेंगे। कह रहा है कि नगर परिषद का गठन नगर पंचायत में बड़े शहरों में किया जाता है। यानी कि नगर परिषद का जो गठन होता है वह बड़े शहरों में किया जाता है, छोटे शहरों में नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि छोटे शहरों में तो ग्राम पंचायत होता है, लेकिन बड़े शहरों में नगर परिषद होता है जहां की आबादी कम से कम 2 से 3 लाख होनी चाहिए। यानी कि जिस भी शहर की आबादी यदि 2 से 3 लाख है वहां पर नगर परिषद
परिषद का गठन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नगर परिषद का जो गठन होता है वह नगर पंचायत से बड़े शहरों में किया जाता है। यानी कि पंचायत जितना छोटा शहर रहेगा तो वहां पर नगर परिषद नहीं बनेगा, वहां पर ग्राम पंचायत बन जाएगा। लेकिन यदि वैसे शहर जहां की आबादी 2 से 3 लाख है तो वहां पर नगर परिषद का गठन हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि नगर परिषद का कार्य क्या होता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि नगर परिषद का कार्य क्या होता है, क्योंकि जो काम नगर परिषद का होता है सेम टू सेम वही काम नगर निगम का भी होता है। तो दोनों में से यदि आप लोग किसी एक का भी काम याद रखते हैं तो समझिए कि नगर परिषद और नगर निगम दोनों का काम आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि नगर परिषद का काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि नालियों का निर्माण करना, यानी कि शहर में जितने सारे भी नाली हैं सभी का निर्माण करना, नगरों की सफाई करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध करना, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण करना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करना, महामारी से बचाव के लिए कोई काम करना और आग से सुरक्षा के लिए भी काम करना। यह जितने सारे भी काम होते हैं यह नगर परिषद के काम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नगर परिषद और नगर परिषद के क्या क्या काम होते हैं इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि आप लोग नगर परिषद के बारे में समझ गए हैं तो नगर निगम के बारे में भी आप लोग आराम से समझ जाएंगे कि यह एक स्थानीय शासन की संस्था होती है जिसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर निगम क्या है, इसके कार्य एवं आय के स्रोत को लिखें। जो भी स्टूडेंट जो है वह बड़े शहरों में रहते होंगे, जैसे पटना में हो गया, भागलपुर में हो गया, गया में हो गया, तो वहां पर ग्राम पंचायत नहीं होता है, वहां पर मुखिया का चुनाव नहीं होता है, सरपंच का चुनाव नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ग्राम पंचायत होता ही नहीं है, वहां पर नगर निगम होता है। ठीक है, तो उसी चीज को बोल रहा है कि यह एक स्थानीय शासन की संस्था होती है जिसका गठन बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। भारत में जो पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। यह वाला प्रश्न भी पूछा है पहले ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला नगर निगम कहाँ में स्थापित किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था, जबकि बिहार के पटना जिला में 1952 में इसका गठन हुआ था। तो तीनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में हुआ, और पटना में यानी कि बिहार में कब हुआ तो 1952 ईस्वी में। और प्रत्येक नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जिसे वार्ड कहते हैं, और वार्डों की संख्या शहर की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी कि शहर का जैसा जनसंख्या होगा उस प्रकार से वार्ड का भी संख्या होगा, और जो बड़ा शहर होता है उसे वार्ड बाई वार्ड बांट दिया जाता है। जैसे वार्ड संख्या 4 में यह चीज पड़ रहा है, वार्ड संख्या 5 में यह पड़ रहा है, यह वाला जो क्षेत्र है वह वार्ड संख्या 10 में पड़ रहा है। इस प्रकार से वार्डों में इसे बांट दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। अभी हम आपको बताए थे नगर परिषद के कार्य के बारे में, तो सेम टू सेम यदि आप लोग नगर परिषद का भी कार्य यहां पर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि नगर निगम का भी काम वही होता है कि नली गली का निर्माण करना, उत्तम जल का प्रबंध करना, गंदगी का सफाई करना, मानव एवं पशु के लिए अस्पताल का निर्माण करना, आपदा से सुरक्षा प्रदान करना, महामारी से सुरक्षा प्रदान करना, शौचालय का निर्माण करना, आदि जितने सारे भी यह सभी काम होते हैं, यह सभी जो होते हैं वह नगर निगम का प्रमुख कार्य होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि नली का निर्माण होगा, गली का निर्माण होगा, गंदगी साफ होगा, यह सब के लिए पैसा कहां से आएगा। तो अब आप लोग देख लीजिए कि नगर निगम के आय का स्रोत होता है वह घर पर टैक्स होता है। यानी कि जिस वार्ड में जितने सारे भी घर होते हैं प्रत्येक घर पर 3% का टैक्स लगता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्येक घर पर नगर निगम को 3% का टैक्स देना होता है। उसके बाद मनोरंजन पर टैक्स लगता है, और उसके बाद जल पर टैक्स लगता है। यानी कि 3 चीज पर जो टैक्स लगता है यहीं से नगर निगम को आमदनी होता है, और इसी आमदनी से वह अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो सबसे आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का
वह बहुत ही छोटा है कि जिला परिषद के 3 कार्यों को लिखें, कि जिला परिषद के 3 महत्वपूर्ण काम कौन कौन से होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला काम होता है सड़क और गली में बिजली का प्रबंध करना, दूसरा होता है स्वच्छ जल का प्रबंध करना और तीसरा होता है जल के तहत अंचल की सफाई करना। तो यही 3 प्रमुख काम आप लोग ध्यान रखिएगा जिला परिषद का। और यह वाला जो प्रश्न है यह 2 नंबर में पूछा जाता है या फिर 1 नंबर में, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो यदि यह वाला प्रश्न पूछेगा तो हमेशा 2 नंबर में पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न का उत्तर भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे और इसी के साथ आपका सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का दूसरा नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताए होंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी भी यदि किसी भी सवाल में, किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, आपके एक एक कमेंट का जवाब देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि यह वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह वाला चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं तो सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर के देखिएगा। ऑब्जेक्टिव यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो कल हम आपका इसका पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, एक एक बात आप लोग समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।